चलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के लिए 25 को क्वेश्चन साइंस का हम लोग देखते हैं और आप लोग यह बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि खाली स्थान पदार्थ का एक रूप है जिसे कई इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द्रव, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा ठोस, चौथा गैस। इनमें से कौन सा है आप बताइए। चलो हम देखते हैं कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा होगा, क्या हो गया, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा किस लिए हो गया, द्रव क्यों नहीं बोल सकते, ठोस क्यों नहीं बोल सकते। तो अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी पदार्थ के केंद्र में नहीं रहता, यानी नाभिक में नहीं रहता है। यानी नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया, इसके अंदर नहीं रहता। इसमें रहता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें रहता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता। चलो हम थोड़ा सा इसका पेन के साइज को, आकार को हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। तो पेन के आकार को हम लोग बड़ा करते हैं। कहाँ से, अब चलो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें क्या होता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता। एक हाथ से कैसा पदार्थ है प्लाज्मा, जो कि नाभिक के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा गामा किरणों का गुण नहीं है। तो बोलता पहला ऑप्शन, गामा किरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। दूसरा बोलता गामा किरणों मोटी कंक्रीट और पतले शीशे के माध्यम से भी गमन कर सकती है। तीसरा बोलता है वे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं को निर्मित होती है। चौथा ऑप्शन बोलता है वे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में सक्षम नहीं होता। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। गामा किरण की मात्रा सबसे अधिक ऊर्जा होता है, ये तो सही है। गामा किरण जब ऊर्जा अधिक है तो कोई सा ही मोटा रहे या पतला रहे, कोई सा चीज रहे, उससे क्या होगा, ये बिल्कुल आर पार हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा बोलता है ये ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं से निर्मित होती है। ये भी बात क्या है, सत्य है। जब निर्मित होगा ऊर्जावान वस्तु से या ऊर्जावान पदार्थ से तो इसका ऊर्जा भी की रहेगा, हाई रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 की ही गलत, यह गुण नहीं होगा गामा किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अभिकथन 1 में बोलता है वियोजत कोशिका विभाजन की स्थिति में होती है, यह विभाजन की शक्ति को बनाए रखती है। कारण बोलता है गूदेदार पादपों में रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में क्यों हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब बोलता है कि ए और दोनों सत्य है तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण, ए स्पष्टीकरण नहीं है, यह स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सत्य नहीं है, दोनों सत्य नहीं है। तीसरा बोलता ए और आर दोनों गलत है, ये दोनों गलत नहीं है। ए क्या है, सही है, और दूसरा क्या है, गलत है। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है। तत्व का कौन सा प्रकार नहीं है, आप बताइए। ये धातु है, अधातु होगा, उपधातु होगा या गैस होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस होगा। क्या होगा, गैस होगा। ये सब के सब क्या है, तत्व का प्रकार। बोलेगा तत्व कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। लेकिन गैस क्या है, तत्व नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीतल के घटक कौन है। तो पीतल के घटक का मतलब बोलता है कि पीतल किससे किससे मिलता है। पीतल
पीतल बराबर क्या होता है? पीतल में होता कौन? तांबा और जस्ता। तांबा प्लस में जस्ता, पीतल में ये दोनों होता है। लोहा जस्ता नहीं होगा, तांबा निकेल नहीं होगा, लोहा तांबा नहीं होगा, और तांबा और जस्ता ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है? पित्त द्रव उत्पन्न करता है। जो पित्त हर एक जीव जो कि है स्तनपायी में लगभग में क्या होता है? पित्त रहता है। तो जो पित्त रहता है कि पित्त को स्रावित कौन करता है या उत्पन्न कौन करता है? पित्त जो द्रव है उसको उत्पन्न कौन करता है या स्रावित कौन करता है? तो क्या होगा? वृक्क होगा, दूसरा में यकृत है, तीसरा में जीवा है, चौथा में अग्नाशय है। तो क्या हो गया? अग्नाशय इसका सही आंसर होगा, सॉरी यकृत इसका सही आंसर होगा। यकृत इसका सही आंसर होगा, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। लीवर भी बोलते हैं। ब्रिक नहीं होगा। ब्रिक के काम है क्या है? खून को जब की करना है, छानना या फिल्ट्रेशन करना है। फिल्टर के काम कौन करेगा? ब्रिक करेगा। ब्रिक क्या करेगा? फिल्टर के काम करेगा, यानी खून को छानने के काम करेगा। इसको हम इसका इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोला जाता है। जीवा यानी जीव। जीव की बात बोल रहा था। जीव क्या है? स्वाद के लिए है। क्या है? स्वाद के लिए है। स्वाद के लिए खाना को चबाने में थोड़ा सहयोग करता, खाना को चबाने में सहयोग करता। अग्नाशय, अग्नाशय क्या है? इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि डायबिटीज यानी मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर कौन हो गया? तो यकृत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट तो नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा। लेड सल्फेट यानी शीशा वाला, ये भी नहीं होगा। जिंक सल्फेट ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या है? विस्फोटक पदार्थ है, इसलिए विस्फोटक यानी बारूद और बम में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से आ गया कि बैंगनी प्रकाश की जो पारास है क्या है? बैंगनी प्रकाश के जो लेंडा क्या होगा? तो बैंगनी प्रकाश के क्या होता है? 380 से 450। 380 से 400 क्या होता है? 50। 380 से 450 ये भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपने भोजन से चीनी को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? चलिए आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है चीनी इंसुलिन के उत्पादन को रोकती है। चीनी इंसुलिन के उत्पादन को रोकती है। दूसरा ऑप्शन बोलता है चीनी अग्नाशय को नुकसान पहुंचाती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है इंसुलिन का स्तर चीनी द्वारा नियंत्रित समान प्रतिक्रिया तंत्र का जवाब नहीं देता है। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है उसके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। चलिए आप लोग बताइए कि कौन होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बोलता है कि चीनी के उत्पादन को रोकती है। चीनी इंसुलिन के उत्पादन को रोकती है, ये गलत है। चीनी इंसुलिन के उत्पादन को नहीं रोकती है। इंसुलिन को स्रावित यानी कि जो शरीर से निकलता है इंसुलिन यकृत से यानी लीवर से, सॉरी माफ करिएगा, अग्नाशय से जब निकलता है इंसुलिन तो चीनी को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं कि चीनी इंसुलिन को नियंत्रित, ये उल्टा बोल रहा है, ये सीधा नहीं है, ये उल्टा बोल रहा है। इसलिए क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। दूसरा बोलता है चीनी अग्नाशय को नुकसान पहुंचाती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। ये भी क्या है? गलत है। ये भी लगभग में यही शब्द ये भी बोल रहा है।
ये चीनी अग्नाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अग्नाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन नहीं यदि रिलीज होता है ठीक से, तो चीनी के क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है। चीनी की मात्रा इसलिए बढ़ जाता है कि चीनी ऑटोमेटिक जो इंसुलिन हार्मोन के कारण ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता, कौन, इंसुलिन। इंसुलिन नहीं रहने के कारण चीनी क्या होगा, वो चीनी ही शर्करा के रूप में रहता है और जो ब्लड में क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब ब्लड में घुलने के बाद यही चीनिया बीमारी, इसको हम बोलते हैं चीनिया या तो मधुमेह या डायबिटीज बीमारी उसको बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा बोलता है इंसुलिन का स्तर चीनी द्वारा नियंत्रण समान प्रतिक्रिया तंत्र को जवाब नहीं देता, ये भी गलत है, इससे कोई मतलब नहीं। अब ए आंसर सही है आपका। उनके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है और नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आंसर नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी विशेष दिशा में खाली स्थान को वेग कहते हैं। बोलता है किसी विशेष दिशा में खाली स्थान को वेग कहते हैं। किस चीज को एक विशेष दिशा में चलने से वह वेग कहला जाता है। त्वरण होगा कि विस्थापन होगा कि चाल होगा कि दूरी होगा। तो जब कोई विशेष दिशा, सबसे पहले हम त्वरण देख लेते हैं। त्वरण होता है v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। यानी वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। विस्थापन बोलता है कि दो निकटतम बिंदु को मिलाने वाली लंबाई को, दो निकटतम दूरी को मिलाने वाली लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, विस्थापन को इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं। इसको 1 मिनट रुकना है, हम लोग इसको समझते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं विस्थापन को हम लोग समझते हैं। विस्थापन क्या है कि जैसे ए व्यक्ति यहाँ है, कोई ए नाम के एक व्यक्ति है, इसको जाना है बी तक। कहाँ तक जाना है, बी तक। यहाँ से निकला, यहाँ से फिर इस तरह गया, फिर इधर 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 पहुँचा। मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोमीटर चला, यहाँ पर 3 किलोमीटर चला, यहाँ पर 5 किलोमीटर चला, यहाँ पर 4 किलोमीटर चला, यहाँ पर 1 किलोमीटर चला। तो इसको टोटल जो दूरी हो गया 3 2 5 5 5 10 4 14 1 15, यानी 15 किलोमीटर ये दूरी कहलाया। लेकिन इसका ये विस्थापन यदि पूछ दे तो ए से बी तक सबसे निकटतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। ए से बी तक सबसे निकटतम दूरी क्या होगा, ए होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। आई निकटतम दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाती है। ये चलो गया, विस्थापन कहलाती है। ये तो क्या वेग कभी हो ही नहीं सकता। वेग के फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन पन बटा समय। इसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यदि यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक इसका एक ही मात्र रास्ता है, इसका दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। इसी रास्ता से जाना, इसी रास्ता से आना है। ये तीसरा रास्ता या दूसरा रास्ता कुछ है ही नहीं है। तो इसी रास्ता से जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, चाल ही कहलाएगा। एक निश्चित दिशा में, कोई दूसरा दिशा नहीं है। तो इस दिशा में जाएगा यदि 5 किलोमीटर से प्रति घंटा की दर से, तो ये चाल ही कहलाएगा। उसके बाद इसी दिशा में यदि 5 किलोमीटर जाएगा तो भी वेग कहलाएगा। तो एक समान दिशा में चलने पर चाल और वेग भी समान हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, चाल। दूरी तो हम बता ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में
यह अकेले या छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है जो कोशिका द्रव के स्वतंत्र रूप से तैरता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? राइबोसोम कहेंगे, पुटिका कहेंगे या प्रोकोस्मस कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? गोल्जी काय बोलेंगे। कौची बोलेंगे? गोल्जी काय बोलेंगे। इसका आंसर हो गया गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन को अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग का पहचान करें। तो इसको हम पहले डिस्कशन कर दें अगला ही क्वेश्चन में। इससे होने वाले रोग क्या होगा? तपेदिक। तपेदिक तपेदिक रोग नहीं होगा। तपेदिक नहीं होगा। तपेदिक मतलब इसको हम टीबी भी बोल सकते हैं, जो कि जीवाणु से होता है। क्या से होता है? जीवाणु से होता है। दूसरा, रक्त कैंसर। रक्त कैंसर भी नहीं होगा। रक्त कैंसर नहीं होगा। पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय की पथरी, यदि कोई भी पथरी नहीं होगी, क्योंकि पथरी होता है कैल्शियम 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 और ऑक्जेलिक एसिड के मिलने से क्या होता है? पथरी के निर्माण होता है। लेकिन यहाँ तो इंसुलिन हार्मोन की बात बोल रहा है, इसलिए क्या होगा? मधुमेह रोग होगा। इसका आंसर मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन BOD के विषय में सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 बोलता है आमतौर पर COD से कम। COD से कम। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तीसरा ऑप्शन बोलता है सभी विकल्प सही है। चौथा बोलता है अपशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थ का एक माप। तो ये क्या हो गया? इसमें ये तो होगा ही, अपशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थ की माप, यानी कोई जल है या कोई पानी है, नहर हो, तालाब हो, उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ को मिश्रण है उसको मापना। उसके बाद वो बोलता है COD से कम। तो COD से इसका जो मात्रा है COD से कम होगा तो क्या होगा? पानी क्या होगा? प्रदूषित होगा। जैव ऑक्सीजन की मांग, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कितना है पानी में, जितना ऑक्सीजन की मात्रा आएगा उसका जल की शुद्धता माना जाएगा। ये भी हो गया। आंसर नंबर उपयुक्त सभी होगा। इसका आंसर यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। ये सब हम जब प्लाज्मा वाला बात किए थे, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, केवल न्यूट्रॉन होता है। तो एक मान लिया कोई पदार्थ हम बना लेते हैं, एक प्रकार का गोलाकार पदार्थ या तत्व या ठोस है, कुछ भी मान लो। इसके अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक मान लीजिए इस प्रकार से नाभिक है। नाभिक में दो चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्लस में प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन के होते नाभिक के चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगाता है। इस प्रकार से ही स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब एक चीज और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर होता है परमाणु भार। परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु भार बराबर, यानी कि जेड, इसको हम बोल सकते हैं कि जेड बराबर होता है कि N प्लस में P, यानी न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। इसका परमाणु भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जीवाणु एक कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब पहला ऑप्शन है अपचय, दूसरा ऑप्शन हो विखंडन, तीसरा ऑप्शन है निच्छलन, चौथा ऑप्शन है अपघटन। तो अब देखते हैं विखंडन। विखंडन होता है कि कोई एक जीव है, वह छोटे टुकड़े में टूट जाने के बाद एक नई जीव यानी बैस कोशिका के रूप में निर्मित हो जाते हैं, उसके हम विखंडन कहते हैं। निच्छलन होता है कि निच्छलन होता है कि किसी वस्तु, कोई पदार्थ है, उसमें बहुत सारा पदार्थ क्या है? मिक्स है। उस पदार्थ को अलग अलग करने को क्या हम कहते हैं? निच्छलन बोलते हैं। उसके बाद अपघटन है। अपघटन के अर्थ हुआ कि जब कोई वस्तु या कोई जीव
उसका मृत्यु हो जाता, तो उसका जो अंतिम रूप है, अंतिम रूप जो मिट्टी में जिसको बोलता है मिल जाना, वो अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसको कवक आता है, अपघटन करता है, उसको खत्म कर देता है, उसके बाद उसका सेवा समाप्त। और अपचयन है, इसका आंसर क्या होगा, अपचयन है। जब हम कुछ पदार्थ खाते हैं या भोजन कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन होने के बाद जो छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत में जाके उसका अपचयन हो जाता है। अपचयन होने के बाद क्या होता है, अपशोषण होता है। अपशोषण होने के बाद जो भी उसमें पॉजिटिव आहार है वो क्या होता है, ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में उसका क्या होता है, यूज होता है। इसका भी हम आप समझ गए, ये अपचय आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलता है एथेनॉल अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय जिसका उपयोग दुनिया भर में रसोई घर में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन, सेव का रस, बेनिलीन, कास्टिक सोडा, सिरका। इसमें देखिए आंसर जो है कि क्वेश्चन में ही छिपा हुआ, इसको समझना है कैसे। एथेनॉइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय, पर्याय मतलब पर्यावाचिक, यानी पर्यावाचिक मतलब उसी का शब्द है, यानी कि अम्ल का इसी का शब्द, इसी एथेनॉइक के ही एक दूसरा नाम होगा जो कि इसमें दिया हुआ। तो एथेनॉइक का दूसरा नाम सिरका होता है। क्या होता है, सिरका होता है। कास्टिक सोडा नहीं होगा, ये सोडियम, कास्टिक सोडा होता है सोडियम से बना होता है। बिनाइल भी नहीं होगा, सेव रस भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया, सिरका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका घर्षण सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि अस्थैतिक, बेललन, द्रव या सरपन। अब शब्द को इसको समझना। अस्थैतिक मतलब क्या हुआ, रुकी हुई वस्तु, रुकी हुई वस्तु, यानी कोई वस्तु क्या है, रखा हुआ है, कोई वस्तु क्या है, रखा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा घर्षण बल है, रखा हुआ मतलब इसको उठाना है डायरेक्ट में, तो इसमें ज़्यादा घर्षण होगा या बल लगेगा। दूसरा बोलता है बेलन, बेलन यानी कि कोई वस्तु क्या है, सिलेंडराकार है, क्या है, सिलेंडर की आकार है। अब इसको क्या करना है, लुढ़का 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 के क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ये बेलनाकार घर्षण में आएगा। द्रव वाला समझ ही रहे हैं, द्रव कोई सा भी हो वो नहीं चलता है, उसके बारे में जो घर्षण लगता है उसके बाद उसको देखना है। सरपन घर्षण यानी कोई वस्तु है उसको क्या करना है, खींच को आगे बढ़ाना है, खींच के आगे ले जाना है। तो किसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम घर्षण होगा, तो क्या हो गया, बेलनाकार वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसके कारण पत्ती पर पानी की एक बूंद सिराओं का अपवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। अवर्धित प्रतिबिंब बनते हैं, अवर्धित मतलब पॉजिटिव प्रतिबिंब, अवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। तो क्या हो गया इसका, अपवर्तन। क्या हो गया, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इसमें तो कोई बात नहीं, संगमरमर का रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगला क्वेश्चन बोलता किसी धारा वाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। यह नियम का कार्य क्या है, कार्य सिद्धांत क्या है, किसका एक कार्य सिद्धांत है कि जब कोई एक क्या है, एक कुंडली धारा वाहक कुंडली है, धारा वाहक कुंडली मतलब कोई एक तार है, ठीक है, एक तार है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्या है, क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रखा तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। तो यह निम्नलिखित कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, शीतक पर, मोटर पर, टरबाइन पर, जनित्र पर, जनरेटर जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मोटर होगा। क्या होगा, मोटर होगा। इसका आंसर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा, मुकुलन,
विखंडन, मुकुलन और विखंडन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मुकुलन क्या है। मुकुलन क्या है, तो मुकुलन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो मुकुलन जो है कि जो कोई भी अंकुरित अनाज, कुरित अनाज जैसे गेहूं, अंकुरित चना, अंकुरित जो भी हो, जो अंकुरित की प्रक्रिया होता है ये मुकुलन के ही द्वारा होता है। क्या होता है? मुकुलन के द्वारा। तो जैसी जैसी मुकुलन की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी तो जो ये मूल बीज है उससे क्या हो जाएगा, वो अलग होके एक वो अपना रूप बना लेगा, वो बढ़ते चला जाएगा। विखंडन मतलब एक वस्तु है वो एक छोटी टुकड़ा में टूट गई, और छोटी टुकड़ा में टूटने के बाद वो वयस्क कोशिका यानी खुद की कोशिका बना लेती है, उसे हम विखंडन कहते हैं। ये दोनों समझ लिए। तो अब क्या हुआ कि एक तो था मुकुलन, तो मुकुलन में वही हो रहा था कि एक मूल बीज था, उससे क्या हुआ, अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर एक स्वतंत्र रूप में वो क्या हो गया, अलग प्रकार के वो पेड़ बन गया। उसके बाद विखंडन वही है, एक मूल शरीर था या तो अंग था या तो कुछ भी बोल लो इसको, उससे एक छोटी टुकड़ा टूटी, उसके बाद एक वयस्क कोशिका बना ली। तो दोनों क्या हो गया, ये दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं। तो बड़े मांसाहारी कौन हो सकता है, बताओ। सबसे बड़ा मांसाहारी कौन है? कुत्ता है या और कोई है? सबसे बड़ा मांसाहारी कौन है? सबसे बड़ा मांसाहारी बताओ, आप लोग बताओ। सबसे बड़ा मांसाहारी कौन है? मनुष्य है या मानव है या कुत्ता है या गाय है या बिल्ली है? कौन हो सकता है सबसे बड़ा मांसाहारी? तो अब कौन हो सकता है? या तो बाघ होगा, शेर होगा, या कुत्ता भी नहीं कर सकते, कुत्ता भी नहीं होगा। अब बोले कुत्ता क्यों नहीं होगा, तो कुत्ता एक प्योर मांसाहारी नहीं है, वो क्या है, सर्वाहारी है। ये अनाज भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है। बिल्ली भी अनाज खा सकती है, मांस खा जाती है। उसको बोलता है कि मांसाहारी, यानी मांसाहारी खुद सिर्फ मांस ही खा सकता है, कोई अनाज पेड़ पौधा नहीं खा सकता, वो सिर्फ मांसाहारी हो। तो क्या है, बाघ और शेर। और कोई हो सकता है, बहुत सारा है, लेकिन एक्चुअली ये हम लोग ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले आता उत्पादक। उत्पादक वाला प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो प्रथम उत्पादक क्या कहला गया, ये घास हो गया। क्या हो गया, घास। घास को कौन खाएगा, घास को कौन खा सकता है, बताओ। घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, फटिंगा खाएगा, कीट फतिंगा खाएगा, बकरी खाएगा। बकरी को कौन खा सकता है, कुत्ता खा सकता है। और कुत्ता कौन खा सकता है, लास्ट में जो रहेगा वो शेर या बाघ खा सकता है, या लोमड़ी खा सकता है। लोमड़ी कौन खाएगा, बाघ खा जाएगा, यही नहीं हो सकता। तो अब देखो कैमा नंबर में आया मांसाहारी, प्योर मांसाहारी कैमा नंबर में आया। तो पहला घास, दूसरा बकरी, तीसरा कुत्ता, चौथा हो गया कि शेर या बाघ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, चौथा हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भोजन खाने व निकास में कितना घंटा से कितना घंटा लगते हैं। तो अब देखिए, भोजन खाने, सबसे पहले भोजन हम कहाँ से लेते हैं, मुख से भोजन लिए। मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है, पेट, जिसको हम अमाशय बोलते हैं। पेट से हम कहाँ जाता है, छोटी आंत से कहाँ जाता है, बड़ी आंत, और बड़ी आंत से कहाँ जाता है, बाहर।
तब मुख से लिए भोजन, मुख में तो हमको कितना देरी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको हम काउंटिंग नहीं करें। तो पेट में आता है, तब पेट में 4 से 5 घंटा तक क्या रहता है, भोजन रहता है। उसके बाद यहाँ से चल जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में। छोटी आंत में 8 से 10 घंटा रहता है। छोटी आंत में 8 से 10 घंटा रहता है। अब छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत से जाएगा बाहर। तो अब पेट में जो होता है कि पेट में जो ये भोजन आया, तो इसको क्या करेगा, छोटे 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 टुकड़े में की होगा, तोड़ देगा। इसमें बहुत सारा एंजाइम पेट से निकलता है, बहुत सारा एंजाइम निकल गएगा, इसको भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेगा। आई छोटा टुकड़ा क्या होगा, छोटी आंत में चले जाएगा। और छोटी आंत में जाने के बाद और इसमें क्या होगा, सरल में टूटेगा और सरल होगा ये। और सरल होने के बाद यहाँ की होगा, छोटी आंत में भोजन के क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण में क्या होगा, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और विटामिन हो गया, इस प्रकार के सब क्या करेगा, अवशोषण करेगा। कौन, छोटी आंत में अवशोषण होता है। और छोटी आंत में अवशोषण होने के बाद ये सभी जो पौष्टिक आहार है, ये सब ब्लड में क्या होगा, मिलेगा। ब्लड में मिलने के बाद ब्लड पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेशन करता है। अब पूरे शरीर में जहाँ जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत होगा, उस प्रकार कहीं जो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगा तो ब्लड से प्रोटीन ले लेगा, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगा वही ब्लड से कार्बोहाइड्रेट ले लेगा, कहीं पर वसा की ज़रूरत पड़ेगा तो वहीं से वसा ले लेगा। इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन से शरीर में हर एक पौष्टिक आहार को पूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ से 8 से 10 घंटा लगे, छोटी आंत में भी समय लगता है। इस प्रकार से इसको आंसर होगा 12 से 24 घंटा। 12 से 24 घंटा, आंसर 12 से 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है। एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो एथेनोइक अम्ल, सोडियम एसीटेट, एथेनॉल या मैग्नीशिया। तब क्या होगा, इसमें एथेनोइक अम्ल नहीं होता है, सोडियम एसीटेट नहीं होगा, ये सब पेट एक जला देगा पिएगा तो। उसके बाद मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। एथेनॉल होगा, सिर्फ एथेनॉल, कोई एसिड या क्षार नहीं होगा, तो क्या होगा, एथेनॉल। एल्कोहल यानी कि जो कि शराब पीता उसकी बात चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कई वर्षों के दौरान परमाणु मॉडल का सुधार किया गया, निम्नलिखित परमाणु मॉडल उनके कलाक्रमों में व्यवस्थित करें। तब सबसे पहले बोलता है कि रदरफोर्ड आया, कि थॉमसन आया, कि बोर मॉडल आया। इस प्रकार से हमको व्यवस्थित करना है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु मॉडल अब तक के 5 को दिया गया। कितना परमाणु मॉडल दिया गया, 5। उसमें कौन है, अब सब बहुत सारा का नाम है। एक थॉमसन है, थॉमसन का परमाणु मॉडल है पुलडिंग पाउड परमाणु मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड ले लो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, इसको बोलता है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। उसके बाद के बोर मॉडल हो गया, बोर मॉडल को हम कहते हैं गृहीय मॉडल। उसके बाद एक और मॉडल आता था, क्या उसका नाम था, बाइनरी करके इसका नाम था। इस प्रकार से 5 मॉडल आया। तो हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कब आया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में, थॉमसन का परमाणु मॉडल 1900 में, बोर का परमाणु मॉडल 1915 में। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 2, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद 3। तो 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न अब नहीं है, ये 25 प्रश्न का आज का आपका सेट क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आगे और विशेष तरीका से और बढ़िया से प्रश्न आएगा, उसको विशेष व्याख्या किया जाएगा, हर एक ऑप्शन को व्याख्या किया जाएगा। आप लोग बताइए
कि इतना 25 प्रश्न में आप लोग के कितना कितना नंबर आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।